Okay, so students, am I audible to you? आज तो बहुत बच्चे आ गए हैं स्टार्टिंग में, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, मुझे कमेंट्स करते रहना। एम आई क्लियरली ऑडिबल स्टूडेंट्स? समृति, वेलकम। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे वन डायमेंशनल मोशन। ओके, सो व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? बच्चों, लास्ट टॉपिक क्या था बताइए? क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक क्या था? What was the last topic we have learned in yesterday's class? Coordinate system. प्रिया, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, विल जस्ट टेल यू। कोऑर्डिनेट सिस्टम, बच्चों जहां तक मुझे याद है लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट? वी वर डूइंग क्वेश्चंस, इफ यू रिमेम्बर, है ना? ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमने किया था, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या होना चाहिए, प्रिया बता देता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या तो आपके पास नेट होना चाहिए, या आपके पास सेट होना चाहिए, या आपके पास पीएचडी होना चाहिए, या अगर दो इनमें से किसी तीनों हैं तो भी चल जाएगा, इनमें से अगर कोई दो हैं तो भी चल जाएगा, बट क्वालिफाइड होना जरूरी है ना? कोई ना कोई एक चीज यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, तभी आप एमटीपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में मेन चीजें क्या है, ठीक है, तो उसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना। दरअसल बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उसमें एज गेस्ट फैकल्टी में अगर आप हैं कॉलेज में तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल सकता है, और वो बेनिफिट कब मिलेगा उसकी भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। और काफी अच्छा एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो बहुत ही जल्द डाल दूंगा आज बनाकर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारे बच्चों को देख सकता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं आज, ठीक है। तो बच्चों हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था, बच्चों असाइनमेंट्स मिल गए हैं आप लोगों को? आप लोगों ने असाइनमेंट्स देखे थे? हैव यू सीन द असाइनमेंट्स? हाँ हाँ, श्योर श्योर। असाइनमेंट्स मिल गए हैं ना आप लोगों को? सर टेस्ट भी, हाँ, वेरी गुड। तो बच्चों, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। देखो, लेट मी स्टार्ट, ठीक है। देखो, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था कि एस इक्वल्स टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। कल मैंने बताया था कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर। सर मेरे ओपन में नहीं हो रहा है आज। प्रिया, हो जाएगा ओपन, ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल इशू हो गया होगा, है ना? हो जाएगा, सबके में ओपन हो रहा है, आपके में भी हो जाएगा। लैपटॉप में ओपन नहीं होगा, लैपटॉप पे ओपन नहीं होगा, मोबाइल में ही ओपन होगा, ठीक है। बच्चों इसके लिए ये फॉर्मूलेस तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, व्हेन आवर मोशन इज यूनिफॉर्म। डिड यू गॉट इट? ये फॉर्मूले हमेशा यूज नहीं हो सकते हैं, ये फॉर्मूले सिर्फ तभी यूज हो सकते हैं जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। डिड यू गॉट इट? जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, ओनली इन दैट कंडीशन यू कैन यूज दिस, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज। फिर से बोल रहा हूं,
जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी इन फॉर्मुलेस को यूज किया जा सकता है, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मुलेस। ठीक है, सो व्हाट टू डू, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो अब आप क्या करोगे फिर इन दैट केस? अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, सो ऐसे केस में जो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, तो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता है बच्चों, ऐसे समय में हम लोग हमारे पुराने फॉर्मुलेस यूज करते हैं। तो पुराने फॉर्मुले हमारे होते क्या है? v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, अगर आपको x निकालना है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा वी डी टी, v निकालना है आपका हो जाएगा ए डी टी। गॉट इट? ठीक है बच्चों, समझ में आया? जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता है तो हम इन फॉर्मुलेस को यूज कर सकते हैं। इन फॉर्मुलेस को तो कभी भी यूज कर सकते हैं, दीज आर द जनरल फॉर्मुलेस। ठीक है, इनको तो कभी भी यूज कर सकते हैं, बट पहले बताए गए फॉर्मुले सिर्फ तभी यूज किए जा सकते हैं जब हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, और मुझे जल्दी बताएं नोट करके, तो मैं कुछ चीजें और बताता हूँ मैं आपको। Once noted, let me know. You have noted all these things. A equals to 0 means uniform. सुल्ताना, that means uniform. आज अच्छा लग रहा है सुल्ताना, आज आप क्लास में तो ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इट वाज गुड। ठीक है, गुड, नोटेड। अब चलो बच्चों देखो, मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ आपको कुछ चीजें। देखिए, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, dv अपॉन dt। सो व्हाट आई गेट ए, मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इज यूजुअली एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, ये हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगर मैं बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये कुछ और नहीं बल्कि x है। तो अगर मैं dx अपॉन dt करूं तो मुझे क्या मिलेगा, u प्लस ए टी, विच इज वॉट, विच इज वेलोसिटी। तो मुझे ऐसा करने से क्या मिल गया, ये रिजल्ट मिल गया। अब अगर मैं यहां पर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। आया बच्चों मजा? ठीक है, फिर से हमको वही रिजल्ट मिल गया। ठीक है, वी अगेन गॉट द सेम थिंग। चलो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करके देखूंगा क्या मिलेगा मुझे। तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2v dv अपॉन dt इक्वल्स टू 0 प्लस, तो मैं यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में ना करके पोजीशन के रिस्पेक्ट में करूंगा। क्योंकि हमारा एक कांस्टेंट है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कट जाएंगे, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया, v dv अपॉन dx, जो कि ऑलरेडी एक वेल नोन फॉर्मूला है। और अब यहाँ पर मैं एक काम और करूंगा, सो दिस इज नथिंग बट, ठीक है, dv अपॉन dt है ना, दिस इज नथिंग बट dv अपॉन dt। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये भी एक्सीलरेशन है। तो ये सारे इक्वेशंस लास्ट में जाकर क्या हो जाते हैं, एक्सीलरेशन ही क्रिएट करते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, कैन यू अंडरस्टैंड दिस, कि ये सारे जो रिलेशनशिप आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है, ये एक ही इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं। दे आर जस्ट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सिंगल इक्वेशन। और एक्सीलरेशन कुछ और नहीं होता है, एफ अपॉन एम होता है, मतलब एफ इक्वल्स टू एम ए। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहूं कि सभी इक्वेशंस न्यूटन के सेकेंड लॉ हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर ये सभी इक्वेशंस न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, बस उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो ये गलत नहीं होगा। बट ये इंपॉर्टेंट इतने हैं कि इन्हें याद रखना पड़ता है क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है,
सभी लोग समझ गए यहाँ पर कि ये तीनों इक्वेशन जो है वो एक ही इक्वेशन है, बस उन्हें अलग अलग तरीके से लिखा बस गया है। ठीक है, सो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। प्लीज नोट ऑल दीज थिंग्स, देन वी विल जस्ट प्रोसीड फर्दर। ठीक है। ओके, सो वेरी गुड वेरी गुड, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, गुड। अब यहां देखो बच्चों, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब हमारा एक कांस्टेंट होगा तो हम इन इक्वेशंस का यूज करेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हम यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस का। ठीक है, चलो तो एक, दो और तीन। अब अपन इनका थोड़ा सा एप्लीकेशन पर बात करेंगे। सो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंकता हूं सरफेस से, इनिशियल वेलोसिटी हमने यू दे दी, तो ये कितने ऊपर जाएगा, अगर हमें ये पता लगाना है कि कितने ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पर जो है एच अगर पता लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से हम पता लगा सकते हैं। तो हम किस इक्वेशन का यूज करेंगे, हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। देखिए बच्चों, फाइनली फाइनल पॉइंट पर जो है फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लास्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो अगर हम थर्ड इक्वेशन का यूज करें, ठीक है, तो हमें मिलेगा जीरो इक्वल्स टू, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस टू माइनस जी एच। तो एच की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कितने ऊपर जाएगा। ये इसका डायरेक्ट एक एप्लीकेशन है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ देते हैं, मान लीजिए यहां से हमने ऊपर नीचे से छोड़ दिया एच हाइट पर, तो ये कब टकराएगा, कितने, मतलब इसकी, चलो टकराने के पहले इसकी जस्ट वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो ऐसे केस में क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होती है, तो अगर मैं इसी इक्वेशन का यूज करता हूं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस टू माइनस जी माइनस एच। तो आप देख सकते हो ये मुझे मिलेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? साइन कॉन्वेंशन इनके साथ जो हम यूज करते हैं वो होता है ये। ठीक है, कोई भी चीज अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में जा रही है तो पॉजिटिव, इस साइड जा रही है तो नेगेटिव, इस साइड जा रही है तो नेगेटिव। ठीक है, और जी हमेशा नेगेटिव रहेगा, एंड जी इज ऑलवेज नेगेटिव। जी को कभी भी पॉजिटिव मत लेना, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को बच्चों? बता देना मुझे थोड़ा। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज कर देते हैं, यहां से रिलीज कर दिया, तो ये कितनी देर में नीचे जाकर टकराएगा, इसका अगर हमें पता लगाना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे? पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे बहुत पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजा लोग रहते थे जब, तो उन्हें किसी कुएं के अंदर घुसना होता था या किसी गुफा के अंदर घुसना होता था या कभी उन्हें कुएं में कूदना होता था, तो वो लोग किस मेथड से पता लगाते थे कि वो कितना गहरा है? ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई कुआं बहुत ज्यादा गहरा है और अगर अपन उसको नाप नहीं सकते हैं, है ना, अगर हम उसे नाप नहीं सकते तो अप्रोक्सीमेटली एक तरीका है इसकी गहराई को पता करने का। कोई बता सकता है? अगर ये कुआं जो है बहुत गहरा है, आप इसको नाप नहीं सकते हो, ठीक है, मतलब नीचे उतर कर नाप नहीं सकते हो, ठीक है, और आपको नापना है कि इसमें जो ये इसकी गहराई कितनी है, क्योंकि अगर आप इस पर कूदेंगे तो अगर ये ज्यादा गहरा होगा तो आपको चोट लग सकती है, बट अगर, क्योंकि अंदर तो डार्क होता है तो आपको पता नहीं चलेगा देखने से कि कितना गहरा है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कुआं कितना गहरा है? कोई बता सकता है? हाउ टू नो द डेप्थ ऑफ वेल? मान लीजिए रस्सी भी नहीं है तो, रस्सी नहीं है, विदाउट रोप। नहीं, रस्सी के बिना। सर पत्थर फेंक कर, हाँ, इसके इस पर क्या करेंगे कि ऊपर से एक पत्थर को ड्रॉप करेंगे, है ना, रिलीज करेंगे ऊपर से।
अगर हम एक पत्थर को रिलीज करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब ये नीचे कितने देर में जाएगा, टी टाइम पर जाएगा, तो अपन इस टी टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इसकी हाइट h है, डेप्थ h है। ठीक है, तो हमने यहाँ से रेफरेंस ले लिया, तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस एच 0 प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 2h अपॉन जी। अब मेरी बात समझना बच्चों, देखो जो h है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, समझ में आ रहा है आपको? जितना ज्यादा टाइम इसको लगेगा नीचे गिरने में, वो उतना ही ज्यादा गहरा होगा। तो अगर हमने किसी पत्थर को नीचे छोड़ा और अगर हमें उसके टकराने की आवाज बहुत देर के बाद आती है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा गहरा है। और अगर हमने पत्थर को जैसे ही छोड़ा और तुरंत आवाज आ जाए, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये कम गहरा है। आप समझ में आ गया? पुराने जमाने में जब लोगों को कुएं की गहराई नापना होता था उसके अंदर कूदने के पहले, तो वो एक पत्थर नीचे गिरा देते थे, फिर देखते थे कितना टाइम लगा है। अगर वो, क्योंकि ये टाइम जो डेप्थ होती है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर मैं एग्जैक्टली लिखूं एच इक्वल टू कितना आ रहा है, ठीक है, सो इट इज टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो ये हो गया 10 इंटू, मान लीजिए 1 सेकेंड लगा, तो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, 5 मीटर्स। अगर 1 सेकेंड में आवाज आती है, अगर हमने पत्थर छोड़ा और आवाज 1 सेकेंड के बाद आ गई, मतलब 5 मीटर गहरा है। आप समझ में आ गया? जितने सेकेंड जाएगा ना, अगर मान लो 2 सेकेंड लग गया तो 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 3 सेकेंड लगा तो 15 मीटर हो जाएगा। तो इस हिसाब से पता चल जाता है कि वो चीज कितनी गहरी है। ठीक है, आई होप सो बच्चों, एक सिंपल सा एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका। ठीक है, आगे चलें, क्लियर है सबको? शुड वी प्रोसीड नाउ? बच्चों कोशिश करें, जो भी लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं क्लास में, बाद में लाइव आने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, सो बच्चों बताइए, ओके चलो आगे चलते हैं। बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब ये तो बहुत इजी चीज हमने आपसे पूछ ली थी। हम एक क्वेश्चन देखते हैं आपसे अभी पूछ कर कि आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क फ्रॉम सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू राइट नाउ। प्रिया, एक सेकेंड, ठीक है, जस्ट वेट फॉर ए वाइल। एक बार और बताना है, बता दूंगा, वेट। लास्ट स्लाइड प्लीज। श्योर 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 बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, देख लीजिए बच्चों, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता लगाना था कि हम अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो वो जमीन में कब टकराएगा। तो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है। मैं फिर से बता दूं, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है, ये माइनस, इस डायरेक्शन में जाए तो माइनस। ठीक है, एंड जी इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज। अगर हमारा साइन कॉन्वेंशन ये है तो जी हमेशा नेगेटिव रहेगा। फॉर दिस साइन कॉन्वेंशन जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप लोगों की परीक्षा लेने का समय आ गया है। देखना है कितने लोग अग्नि परीक्षा में पास होंगे। ठीक है, ये लीजिए बच्चों, जिसका जो भी आंसर आए बता देना। ठीक है, सॉल्व करो। बच्चों मैं एक सजेशन आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप लोग एक डायरी बना लो। ओ फायर एग्जाम आप लोग एक डायरी बना लो, ऐसे फॉर्मूलेस जो बार बार भूलते हैं, जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन के फॉर्मूलेस बार बार भूलते हैं ना, तो इनकी लिस्ट बना लो, इनको अभी से लिखते जाओ। अभी से आदत डाल दो इन फॉर्मूलेस को लिखने की, तो आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूले की लिस्ट बनाना अभी से स्टार्ट कर दो। सुधीर,
बन जाते हैं नोट्स धीरे धीरे। देखो मैं बहुत स्पीड में नहीं पढ़ाता हूँ, है ना, आप भी जानते हो। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं आप लोगों को बुक्स वगैरह ऑलरेडी देता हूँ, ठीक है, कि आप क्लास के बाद बुक्स से भी पढ़ सकते हो, बट नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है सुधीर। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, जिसका आए आंसर बता देना, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ अब आंसर क्या है, सुन लो। सब लोग अलग अलग आंसर्स बता रहे हैं, अब मेरा आंसर भी सुन लो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन था नेट जीआरएफ 2015। नेट जीआरएफ 2015 का है। अब इसको करना कैसे है ये समझ लो। A particle is moving in two dimension on the ellipse, ठीक है, at a particular instant its position is here, the x component of its velocity is this much, ठीक है। तो x component मतलब x डॉट ये हो गया, y डॉट हमको निकालना है, ठीक है। ओके देखो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 8 ये दिया हुआ है, ठीक है। हम दोनों तरफ ज्योश्री, ठीक है देख रहा हूँ, ठीक है, हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं क्योंकि हमें बेसिकली निकालना है चीज़ों को, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 2x x डॉट प्लस 4 डॉट 2y डॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा x डॉट प्लस 4y डॉट इक्वल टू 0। तो x, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि मुझे ये पोजीशंस दी हुई है ना, तो मैं पोजीशंस रख देता हूँ एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना। तो ये हो जाएगा 2, एक्स डॉट की वैल्यू 6 दी गई है, 6 रख दिया, प्लस 4 वाई डॉट की वैल्यू, वाई की वैल्यू दी है 1 इंटू वाई डॉट इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है वाई का वैल्यू, वाई डॉट का वैल्यू -12/4 इक्वल टू -3। आ गया समझ में। देखो बच्चों क्लियर है, जिनका भी गलत हुआ था, मनीषा देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया था CSI और नेट में, आप देख सकते हो मतलब कितना इजी क्वेश्चन है ना, सो इजी क्वेश्चन। जल्दी चेक कर लो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर ना, गुड गुड वेरी गुड, गुड गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। इट्स ओके, इट्स ओके। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। वैसे क्लास का पीडीएफ आप लोगों को मैं अलग से दे देता हूँ, है ना। आप लोग जानते हैं ना बच्चों, लाइव क्लास का पीडीएफ आपको अलग से मिलता है, यू नो दिस। लाइव क्लास पीडीएफ हमेशा देता हूं मैं, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर बाद में आपको क्वेश्चन आंसर नोट करने हो तो आसानी से नोट कर सकें आप लोग, है ना, ठीक है, गुड। इसे करिए बच्चों, ये क्वेश्चन है 2019 का, वेरी गुड, गुड गुड गुड। 2019 नेट जीआरएफ, ठीक है, ओके।
An object is dropped on a cushion from a height of 10 meters above. On being hit, the cushion is depressed by 0.1 meters. Assuming that the cushion provides a constant resistive force, the deceleration of the object after hitting the cushion in terms of the acceleration due to gravity. सर अगर गलत करके भी कोई गलत ऑप्शन से मैच हो जाए तो भी खतरनाक होता है आंसर ना आने से। सही बात है, करिए, ठीक है, आई एम वेटिंग। स्पीड अपनी ज्यादा तेज तो नहीं है ना, अपन ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहे हैं ना, आराम से आप लोग जो है ट्रैक रख सकते हैं कोर्सेज का। मैं इस बात का खास ध्यान रख रहा हूँ कि स्पीड बहुत ज्यादा ना हो, नहीं तो फिर ना पढ़ने में मजा आएगा ना पढ़ाने में। हाँ 9.8, जी इक्वल्स टू 9.8 ले लीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ पर बच्चों का टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है हम वेट करेंगे, ठीक है। सर ये ठीक है स्पीड, सर ये ठीक स्पीड है, मैं समझते समझते देखने, ठीक है सुधीर, ओके ओके। वो तो सुधीर मैं आराम से ही पढ़ाता हूँ, आप आराम से जो है लिख सकते हो, ज्यादा स्पीड में हम रहते ही नहीं है। आप देख भी सकते हो कि क्वेश्चन लिखते वक्त क्वेश्चन भी लिखने का सफिशिएंट टाइम रहता है आपके पास, और आप चाहो तो क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ भी सकते हो। आपको जब लाइव क्लास का हम पीडीएफ देंगे तो आप अलग से उसे नोट भी कर सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता उसमें। अगर आप मान लो स्पीड की प्रॉब्लम है लिखने की, तो आप क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दिया करो। चलो बच्चों ठीक है, मैं आप लोगों को अब आंसर्स बता रहा हूँ कि आंसर्स क्या आएंगे, ठीक है। सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 जी। ठीक है, अब ये कैसे होगा यार आंसर, देखो यहाँ देखो, मैं इस क्वेश्चन को छोटा सा करके टॉप में कर देता हूँ, ताकि इसी के सामने इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। देखो ऊपर से क्या हो रहा है, कुछ गिर रहा है, कुशन मतलब तकिया जैसा कुछ, ठीक है। तो अपन यहाँ एक आइडल कुशन एज्यूम कर लिए हैं। इसको ड्रॉप करने का मतलब होता है कि उसे रेस्ट से छोड़ना, है ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितने ऊपर से छोड़ा गया है, 10 मीटर से ऊपर से, ठीक है। तो और ये डिप्रेस होता है, जैसे ये हिट हो जाता है तो ये डिप्रेस हो जाता है, इट गेट डिप्रेस्ड। जब ये हिट हो जाता है तो हिट होने के बाद कुशन इस तरह से दब जाता है, और जो बॉल होती है वो ऐसे ऐसे करते करते नीचे तक पहुंच जाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है ना। तो यहां से नई कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि टकराने के जस्ट पहले जो वेलोसिटी है वो कितनी है। तो टकराने के जस्ट पहले अभी मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था, √2gh, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी होगी टकराने के जस्ट पहले, v² = u² + 2as के अनुसार टकराने के जस्ट पहले इतनी होगी, तो ये हो जाएगा 2g × 10, है ना, h10 दिया है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 20g। अब बच्चों ये जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी,
और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि जब वो मैक्सिमम दबेगा तो फाइनली वो रेस्ट पर आ जाएगा। और इस बीच में यहाँ पर एक एसेलरेशन भी वर्क कर रहा है जो कि डी एसेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन है ना, क्योंकि ये रुक वेलोसिटी कम हो रही है मतलब रिटार्डेशन है, और यही रिटार्डेशन ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि वो रिटार्डेशन हमारा क्या है। तो व्हाट इज दैट? अज्यूमिंग दैट द क्वेश्चन प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स, व्हाट इज द डी एसेलरेशन? तो डी एसेलरेशन कितना होगा? तो देखो बच्चों बहुत इजी है, ठीक है। तो इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ। अब हम लगाएंगे यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला। तो ये 0 प्लस इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 20g का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस 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 के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस ए। अब एस रिटार्डेशन ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एस नीचे की तरफ है तो 0.1 है, डिप्रेशन कितना हुआ है 0.1, तो माइनस 0.1, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा √20g का स्क्वायर इक्वल्स टू 0.2 का 0.2a। इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20g/0.2 दैट इज a। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचने वाला है a की वैल्यू वो हो जाएगी 200/2g दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 100g। आ गया बच्चों समझ में? देखो, इज दैट क्लियर टू यू? चेक। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछो। सभी को क्लियर हो गया है कैसे हमने सॉल्व किया है? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कभी भी कोई भी डाउट हो तो उसे बिना किसी हेजिटेशन के पूछ लिया करो, क्योंकि अगर डाउट माइंड में रहेगा तो वो बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। यहाँ रिटार्डेशन के बाद थोड़ा सा समझाना है ना, समझा देता हूँ मैं। और बच्चों इतना ध्यान रखना कि CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो थ्योरी से ज्यादा असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है ही, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स हैं, क्योंकि अगर आपने असाइनमेंट अच्छे से नहीं किए तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग इज मोर इम्पोर्टेंट। सर रिटार्डेशन के बाद बता दीजिए, क्या नहीं समझ में आया प्रिया आपको, मुझे ये बताओ। रिटार्डेशन तो हो ही रहा है यहाँ पर, आप हैंड रेस कर लो, जो चीज समझ में नहीं आई मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, बहुत ही क्लियर है। ये तकिया जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा था तो उसकी स्पीड कम हो रही थी, इसी कारण से ये क्या है, रिटार्डेशन है। अगर कोई जब फोर्स ऐसा फोर्स हो, ठीक है, वेरी गुड। चलो मैं हैंड रेज एक्सेप्ट करता हूँ। बताइए प्रिया। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये जहाँ है ना, मेरे को वहां से ही समझ में नहीं आया क्या लिखा है। फिर से बताइए कहाँ पर समझ में नहीं आया। ये रिटार्डेशन कितना हुआ है, क्या लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ये पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, आपको ये तो पता चल गया ना कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ आया तो उसकी जो स्पीड थी वो हो गई थी √2gh। ये तो क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक हो गया था। अब जब यस सर। यहाँ से, अब दूसरी बात, अब जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि जब वो नीचे जाता है तो क्या हो जाता है, तकिया दब जाती है ना। और तकिया जब दबती है तो तकिया को अपन जब दबाते हैं तो तकिया भी तो हमें ऊपर की तरफ फेंकती है ना। आपने कभी किसी भी ऐसी सॉफ्ट चीज को अगर दबाया होगा तो आपने एक चीज नोट की होगी कि वो भी हमको पुश करती है। जब हम किसी भी चीज को ऊपर से दबाते हैं तो वो भी चीज हमको ऊपर धकेलती है। नोट किया है आपने चीज? अगर हम तकिया को दबाएंगे तो तकिया भी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि तकिया भी इतना फोर्स लगाएगी और हमारा फोर्स बराबर हो जाता है, फिर तकिया दबना बंद हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो यहाँ पर नहीं नहीं कोई पॉज नहीं है, नो पॉज, नो पॉज, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो ये जो तकिया जो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है ये क्या है, रिटार्डेशन है। क्या है ये, रिटार्डेशन है। क्यों?
क्योंकि ये इसको रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो तकिया जो यहाँ से फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वो क्या है, रिटार्डेशन है, ठीक है। दैट इज व्हाट, दिस इज द रिटार्डेशन। तो जो भी ये फोर्स लगाएगी तकिया, उसको अगर अपन मास से डिवाइड कर देंगे तो वो जो एक्सेलरेशन बनेगा वो रिटार्डेशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 2g/20 हो गई है, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि फाइनली तो वो रुक ही जाएगा, है ना, जब गिरेगा, तो ये 0 हो गया। v²= u² + 2as सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20g + 20a, और ये हो जाएगा माइनस, हमें कितना दिया है, 0.1 दिया है ये, है ना, जो लेंथ है ये 0.1 दिया है, 0.1। आप इसे सॉल्व करते हैं तो ए की वैल्यू आती है 100g। गॉट इट? यस सर। अब आगे, ठीक है, गुड। आप वहीं से डिस्कनेक्ट कर देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो अभी आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आया था नेट जीआरएफ 2020 पर, नेट जीआरएफ 2020 पर। मैं पढ़कर थोड़ा समझा देता हूं आप लोगों को। ए पेंडुलम एग्जीक्यूट्स स्मॉल ऑसिलेशन। तो एक पेंडुलम है, सभी लोग जानते हैं पेंडुलम क्या होता है। एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा और कराया भी होगा अगर आप टीचर हैं तो, ठीक है। तो ये देखिए ऑसिलेशन होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये बोल रहा है, देखो तो अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक ग्राफ में अगर हम थीटा को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वी विल जस्ट ड्रॉ द थीटा, तो इसकी एक एंगल, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है ना, तो ये हो गया थीटा। तो एक हो सकता है +θ0 और एक तरफ होगा -θ0, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम और थीटा के बीच में एक एंगल ड्रॉ किया गया है। अब आपको ये देखना है कि ये जो टाइम है जो ये स्पेंड करता है, ठीक है, सो ये है dt टाइम। dt टाइम एक ऐसा टाइम है जो ये एक फाइनाइट इंटरवल में स्पेंड करता है। कोई भी एक इंटरवल ले लो, यहाँ पर मान लीजिए इतना सा इंटरवल है, इतने इंटरवल में जो ये जो टाइम स्पेंड करता है वो है dt टाइम। तो इस dt टाइम का और थीटा के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। A pendulum execute small oscillations between +θ0 and -θ0। तो ये हो गया -θ0, ये हो गया +θ0। If tau d theta is the time spent between theta and theta plus d theta, then tau is best represented by what? बच्चों 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड का, बस आप थोड़ा सोचो, लॉजिक है, एक ट्रिक है, 1 सेकेंड में हो जाएगा। अगर वो ट्रिक आपको पता चल गई ना, अगर वो लॉजिक आ गया दिमाग में, तो 1 सेकेंड लगेगा सॉल्व करने में। ओके सो सर बट कंफ्यूज, चलो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर है, सुन लीजिए राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों, देखिए बच्चों ये ना
टाइम प्लॉट कर रहे हैं हम यहाँ पर, और हम यहाँ प्लस प्लॉट कर रहे हैं थीटा। ठीक है, मान लीजिए ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड है, मतलब ये कभी इसके आगे नहीं जाएगा और इसके पीछे नहीं जाएगा, तो ये माइनस थीटा नॉट, ये प्लस थीटा नॉट। अब बच्चों देखो, जब ये इस तरफ जाता है तो ये यहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, आपको मालूम है ना, यहाँ फास्ट होता है ये, और यहाँ पर ये स्लो हो जाता है, और आखिरी पॉइंट पर रेस्ट पर भी आता है। ठीक है, तो ये स्लो होता जाता है, ठीक है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो बच्चों सीधी सी बात है कि ये सेंटर पर कम टाइम स्पेंड करेगा, मगर टाइम तो स्पेंड करेगा। टाइम कैन नॉट बी जीरो, कुछ टाइम तो स्पेंड करता है सेंटर पर, ऐसा तो नहीं है कि कम टाइम स्पेंड करता है, कुछ टाइम तो स्पेंड करता है, टाइम जीरो तो स्पेंड नहीं करता है। ठीक है, हाँ, और ये टाइम की वैल्यू बढ़ती जाती है अगल बगल, टाइम स्पेंड इज इंक्रीज, क्योंकि वहां स्लो स्पीड हो जाती है तो अगल बगल ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। डिड यू गॉट इट? तो पॉइंट ये है कि ये कभी भी जीरो को टच नहीं होगा। अब इन सभी क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है कि ये यहाँ जीरो को टच नहीं, इसमें ये जीरो को टच कर रहा है, इसलिए ये गलत। ठीक है, ठीक है, ये गलत, ये गलत। समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही सिंपल ट्रिक थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, क्योंकि ये कुछ टाइम तो स्पेंड करता है सेंटर पर, भले वो कितना भी फास्ट जाए कुछ टाइम तो स्पेंड करेगा ही करेगा। अगर वो वहां से गुजर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ नैनो सेकेंड स्पेंड करेगा, बट टाइम स्पेंड तो करेगा, है ना। कैसे जीरो? जीरो तो तभी हो सकता है जब पार्टिकल वहां से निकले ही ना, जीरो तो तभी होगा जब वहां से पार्टिकल गुजरे ही ना सेंटर से। थीटा इक्वल टू जीरो से निकलता है ना पार्टिकल, इस पोजीशन से निकलता है पार्टिकल। ठीक है, अब समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन तो बहुत मस्त था बच्चों। अगर आप लोगों ने ना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम, क्योंकि कई बार हम लोग ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ऐप काम नहीं कर रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके पास जो दूसरा तरीका होता है हमसे कांटेक्ट करने का, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ही होता है, जहां आपके पास हम सभी बच्चों को एक साथ नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि यार अभी टेक्निकल इशू आ गया है, थोड़ा सा वेट कर लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, या हमको कभी बताना है कि यार सभी लोग लॉग आउट हो गए हैं, ठीक है, सब लोग फिर से लॉग इन कर लो। ठीक है, तो हम लोग ये चीज क्या होती है सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ही आपको बता सकते हैं, इसलिए दो जगह से कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। ऐप के थ्रू तो आप लोग कांटेक्ट में हैं ही, बट इसके थ्रू भी कांटेक्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समृद्धि हैंड रेस करिए, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, हैंड रेस कर लेना। ये क्वेश्चन है नेट JRF, या सीधे लिख देता हूँ CSIR नेट 2011। ठीक है, और ये आया था जून में। अब इसका मैं समझाता हूं आपको कि इसका सिस्टम दरअसल है क्या। ठीक है, देखो आप लोगों को मुझे मालूम है कि स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद नहीं होगा, है ना, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। स्केप वेलोसिटी कुछ होता है √2gr। अगर आपकी ये अर्थ है और यहाँ पर अगर रेडियस r है, और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से अर्थ के बाहर फेंकना चाहते हो ताकि वो वापस ना आए, तो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इतना होता है। अब आपको इस फॉर्मूले को यूज करके खुद से ही निकालना है आंसर्स। ठीक है, तो मैंने आपकी हेल्प भी कर दी है। समृति का हैंडरेज है। हाँ समृति बताइए। हेलो। हाँ बोलिए समृति। सर हाँ बोलिए। सर वो ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है वो मुझे क्लियर नहीं हुआ अभी। हाँ बताइए ना, क्या नहीं क्लियर हुआ? सर डाउट ये है कि अगर हमारा थीटा 0 होगा तो टाइम भी तो 0 होगा ना उस टाइम पे। कैसे जीरो हो सकता है टाइम? चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ। ठीक है, ये हमारा पेंडुलम है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, यस सर। जब ये यहाँ से जा रहा था तो इतने में आप मुझे बताइए कि कितना टाइम स्पेंड किया होगा इसने? जीरो टाइम स्पेंड किया होगा क्या इसने? क्या ये जब यहाँ से गुजरा तो 10⁻⁹ सेकेंड ले लिया होगा? कुछ टाइम तो लिया होगा ना। ओके ओके सर, मतलब टोटली यहाँ पे 0 नहीं हो सकता।
कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन तो थीटा इक्वल टू 0 है ना। ये जी पोजीशन सर। थीटा इक्वल टू प्लस थीटा नॉट है। ये जी सर। पोजीशन थीटा इक्वल टू माइनस थीटा नॉट है। अगर पार्टिकल किसी भी जगह से गुजरता है तो वहां कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करता ही करता है ना। तो सीधी सी बात है कि थीटा इक्वल टू 0 से भी वो गुजर रहा है, तो यहाँ पर वो 0 टाइम स्पेंड नहीं करेगा। ठीक है, गॉट इट। ओके सर, ठीक है, है ना। हो गया एस क्लियर। वो 0 तभी हो सकता है ओनली इन दैट केस जब पार्टिकल वहां से ना गुजरे। अगर पार्टिकल वहां से गुजर रहा है तो कुछ टाइम तो स्पेंड करेगा ही करेगा। जिसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप किसी के घर बैठने जाएंगे, तो आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ बैठने जाते हैं, तो आप उसके घर में अगर गए हैं तो कुछ टाइम तो स्पेंड करेंगे ही करेंगे। अगर आप 0 टाइम तो नहीं होगा। अगर आप दरवाजा खोला और अंदर बैठे तो आप चाय नहीं पियेंगे, तो आप टाइम बचा लेंगे, बट आप कुछ टाइम तो स्पेंड करेंगे, राइट। जी सर। वो 0 तो नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक ओके, है, गुड, थैंक यू सर। वेलकम। सो बच्चों, ये क्वेश्चन है, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। प्रिया, वो भी मैं बता दूंगा, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैंने एक हिंट दे दी है, बाकी अभी आपको खुद से करना है। ठीक है, डू बाय योरसेल्फ। फॉर्मूला तो वो भी होता है प्रिया। जिसका जो भी आंसर आए बता देना, ठीक है। ठीक है सुल्ताना, ठीक है, 3 आ रहा है। चलो बच्चों, मैं बताता हूँ अब आंसर क्या आएगा, ठीक है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। अब ये ऑप्शन 3 राइट आंसर कैसे हो सकता है, इस पर बात कर लेते हैं, दैट हाउ 3 विल बी द राइट आंसर। है ना, ऑप्शन 3 राइट आंसर कैसे होगा, इस पर बात करते हैं। बहुत ईजी है और बहुत ही सरल है। ठीक है, ठीक है, देखो, इसमें बोला है एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 2.6 टाइम्स द दैट ऑफ द मार्स। मतलब अर्थ की ग्रेविटी मार्स की इतनी है। मान लीजिए कि मार्स की ग्रेविटी है gm, तो अर्थ की ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 2.6 gm हो जाएगी। आया समझ में। ठीक है, given that the radius of Mars is that of half of the radius of the अर्थ। तो इन्होंने बोला अगर हमारा अर्थ का रेडियस इतना है तो इसका आधा कर दो, ये क्या हो जाएगा, मार्स का रेडियस हो जाएगा। अब ये हमसे बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ अपॉन दैट एस्केप वेलोसिटी ऑन मार्स। तो ये रेशियो कितना होगा। तो चलो हम इसे निकालते हैं और आपको बता देते हैं। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये ऑलरेडी एक फंडामेंटल फॉर्मूला है जो सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, दैट इज अ फंडामेंटल फॉर्मूला। अगर आप अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूं कि अर्थ की स्केप वेलोसिटी अपॉन मार्स की स्केप वेलोसिटी का रेशियो निकालता हूँ, तो ये जो है चीज है, 2 तो कट जाएगा, कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो रेशियो बचेगा वो अर्थ की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू आर रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन जी एम आर एम। अब देखो, जो जी ई है वो कितना है, 2.6 जी एम। ठीक है, आर ई। और आपका मार्स का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस का आधा है। ठीक है, अब इसको 2.6 दिया है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5.2, है ना। अब मैं इसका आंसर कैसे निकालूं। ठीक है, देखिए, तो 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो 5 का स्क्वायर होगा, का रूट होगा 2 पॉइंट समथिंग, है ना। तो इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, है ना। तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस। तो इसका आंसर होगा 2 पॉइंट समथिंग। गॉट इट, समझ में आ गया बच्चों। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्लियर टू ऑल, चेक। ठीक है,
कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। बच्चों क्वेश्चंस तो मेरे पास अभी भी बहुत सारे हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं अभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आप लोगों को करा रहा हूं। अगर आप लोगों को और ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं तो असाइनमेंट्स में चले जाना, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक भी लिख रखी है, और वो आप लोगों को इस कोर्स के साथ फ्री मिलती है। उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, अगर आपका मन हो प्रैक्टिस करने का तो वहां से कर सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है तो फिर स्किप भी कर सकते हो। मैं ज्यादा फोर्स इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी आपको बुक के अंदर जाने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर इतना भी पढ़ते हो तो काफी नॉलेज हो जाएगा, बट अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो बुक के अंदर भी जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। बच्चों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स। ग्राफ एक ऐसी चीज है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना इसके नॉलेज के ये समझ लो कि ये सब्जेक्ट ही अधूरा है ना। जब तक इस चीज का नॉलेज ना हो ग्राफ का, मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है सब्जेक्ट, ठीक है। अब अपन यहाँ बात करेंगे कि ग्राफ्स का सिस्टम आखिर है क्या। देखो ग्राफ्स आर वेरी इजी, ठीक है, दे आर वेरी इजी। तो मैं यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप आंसर्स देंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि आप सही, आप मतलब क्या है, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है। देखो अगर ये बताओ कि अगर मैंने, है ना, दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट ग्राफ, ठीक है, तो ये मेरा वेलोसिटी हो गया और मैं यहाँ पास से ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉरी, ये तो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं। ये हमारा एस है, ये हमारा टी है, ठीक है, और ये हमारा हो गया ग्राफ। आप इस ग्राफ को ये देखकर ये बताइए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी वेरिएबल है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। आप मुझे बताएं कि क्या यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेरिएबल है, चेंज हो रही है। सो इट्स अप टू यू, नाउ जस्ट चेक इट। ओके, बहुत सही आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज कांस्टेंट। सो व्हाई इट इज कांस्टेंट, क्योंकि अगर इस ग्राफ को देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और इसका मतलब है कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिख रहा है आपको, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्योंकि ये हमारा ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है तो हमारा एस इक्वल्स टू होगा एम टी, ठीक है, प्लस 0। और ये एम हमारा स्लोप है, इसका जो भी है दैट इज अ स्लोप। तो आई कैन जस्ट राइट इट एनीथिंग, ठीक है। सो लेट्स राइट इट। और स्लोप यहाँ पर अगर आप देखोगे कि थीटा कांस्टेंट है, और थीटा अगर कांस्टेंट है तो हमारा जो स्लोप होगा एम इक्वल्स टू टेन थीटा, ये भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एम क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर आप देखिए मैं दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, एम, जो कि है टेन थीटा। अब बिकॉज थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, इसका साफ मतलब हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी। आया समझ में बच्चों, बताइए मुझे, आया समझ में आपको? सभी लोग समझ गए हैं? अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बन जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपसे कोई एक गजब की चीज बताता हूँ। आप लोग पूछ रहे हो, मान लो कोई सांप की तरह जा रहा है ठीक है, सांप की भांति घूम रहा है, तो क्या होगा पता है तो इसका स्लोप तो बदल रहा है, थीटा इज चेंजिंग, ठीक है। तो इसका साफ मतलब हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी इज नॉट कांस्टेंट। गॉट इट? डिड यू अंडरस्टूड दिस थिंग बच्चों? ये बात समझ में आई आपको? अगर ये स्ट्रेट लाइन ना हुआ तो फिर हमारा थीटा कांस्टेंट नहीं होगा, और आप अब वो बात समझ चुके हैं व्हाई आई एम सेइंग लाइक दैट, बिकॉज वेलोसिटी इक्वल्स टू टेन थीटा। और अगर थीटा बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी, ठीक है, और वेलोसिटी बदलेगी। सर बहुत ज्यादा ही क्लियर हो गया क्या बात है, ठीक है, बैक करना है ये लो, ठीक है। देखो चीजें बहुत इजी होती हैं, बस उन्हें अच्छे से कोई समझाने वाला मिल जाए ना तो मजा आ जाता है, ठीक है। चीजें तो इतनी इजी होती है कि मैं क्या ही बताऊं।
बस पॉइंट ये रहता है ना कि हम उस चीज को कभी अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, दिस ऑल आर कॉमन सेंस बेस्ड थिंग्स, ये सब कॉमन सेंस पर बेस्ड है। ठीक है, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है बच्चों, हो सके तो अपने दोस्तों को भी हमारे कोर्स के बारे में बता देना। ठीक है, आप यहां पर देखिए, यस सर, बहुत सही बात है, सही बात है। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम कर रहे हैं टी को, और यहां पर हम कर रहे हैं एस को, वी को प्लॉट, और यहां पर जो ग्राफ है इस बार वो इस टाइप का है। अब मैं आपसे कोई चीज पूछूंगा, आप बताना, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट या एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेरिएबल? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। अब अगर पुराना वाला समझ में आ गया तो ये भी, ये इसका आंसर आप दे दोगे। अगर पुराना वाला क्लियर हो गया है तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको। आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही है, आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब चलो मैं इसे जस्टिफाई कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए बच्चों, dv अपॉन dt जो है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, जो कि यहां पर आप देख सकते हो क्या है, जो कि यहां पर क्या है, थीटा है। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो v इक्वल्स टू क्या होगा, एम टी प्लस सी, ये एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, ये हो जाएगा एम टी प्लस 0, क्योंकि यहाँ कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो v इक्वल्स टू एम टी। आप यहाँ देख सकते हो कि v अपॉन टी इक्वल्स टू क्या बन रहा है, m विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा, विच इज नथिंग बट द स्लोप। या आप चाहें तो इस पर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, dv अपॉन dt, दैट विल आल्सो गिव यू m, अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, सो दैट इज आल्सो इक्वल्स टू टेन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू a। तो सीधी सी बात है बच्चों, a हमारा चेंज कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा वो इस एंगल पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहाँ पर थीटा हमारा कांस्टेंट है, इसीलिए हमारा यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। आया समझ में? ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी। सो आई थिंक नाउ आई कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर है टी और यहां पर है एस, और ये ग्राफ जो है पैराबोलिक है। कैसा है ये? पैराबोलिक है। अब आपको ये बताना है कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है, ऑप्शन ए और बी, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट या एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है। सोच कर बताइए अच्छे से, ठीक है, दिमाग वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन। क्या बात है बच्चों, बहुत ही बढ़िया आंसर। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट आंसर। हाउ, है ना, अब बात करेंगे हाउ, वाई। ठीक है, सी, मैंने आपको बताया कि ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक का मतलब ये हो गया कि एस का जो डिपेंडेंस है टी पर वो कैसा है, ऐसा होगा। समझ में आया? अगर मैंने बोला कि ये पैराबोलिक है, मतलब एस टी पर ऐसे ही डिपेंड करेगा तभी तो पैराबोला मिलेगा, है ना। तो यहां से हम एक इसको हटाकर एक कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक है, अब मैं जो है इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं एक बार, देखते चलना, 2ct, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, मजा आ जाएगा। 2c, कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट ही मिलेगा, और ये चीज जो है वो एक्सेलरेशन है। आया बच्चों समझ में? सो इट वाज रियली नाइस। ठीक है, इट वाज रियली नाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे मालूम है समझ में आ गया सभी बच्चों को, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं।
बच्चों यहाँ पर एक ग्राफ है और वो ग्राफ ये है। आपसे क्वेश्चन में ये है कि इस क्वेश्चन को देखकर बताना है कि u इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है u इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नहीं है, ये आपको यहां से देखकर पता लगाना है। बहुत 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 बढ़िया, करेक्ट आंसर। जब हम टाइम को t इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो उस समय पर जो v है वो 0 नहीं हो रहा है ना, तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड बच्चों। ठीक है, बहुत ही शानदार आंसर आप लोगों ने दिया है और बहुत ही फास्ट दिया है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अच्छी तरह से चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब यहां पर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अभी तक अपन लोग क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के ग्राफ पढ़ते थे, तो आप लोगों को लगता था कि वेव फंक्शन के ग्राफ बन जाएंगे, है ना। अब आप लोग देख रहे होंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के ग्राफ भी कुछ कम नहीं होते हैं, है ना। क्लास वेव फंक्शन तो सबसे बनने लगा है मुझे मालूम है, बट अब क्लासिकल मैकेनिक्स के भी ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग होते हैं और इनका अपना ही मजा है। सर इंटरसेप्ट भी इसलिए है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनना। ग्राफ मेरा ये है, सॉरी माय ग्राफ इज लाइक दिस। सो ऑप्शन ए है पार्टिकल इज मूविंग along, particle is moving along positive x direction. ऑप्शन बी है particle is moving along negative x direction. ऑप्शन सी है particle is moving along positive y direction. एंड सी है positive particle is moving along, ठीक है, नेगेटिव y डायरेक्शन। और ऑप्शन ई है नन। ठीक है, अब बताइए पार्टिकल किस तरफ जा रहा है। ये हो गया t, ये हो गया v, एंड मैं यहां लिख देता हूं वन डायमेंशनल मोशन along x। ठीक है, आई जस्ट वांट टू सी व्हाट्स योर आंसर राइट नाउ। चलो मैं बताता हूं बच्चों, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कंफ्यूज, सॉरी सॉरी। ओके ओके, मेरा आंसर जो भी आएगा अपन इसे एनालाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है, यू हैव टू बी लुक वेरी केयरफुली। ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको आंसर क्या आएगा। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है, मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिएगा, यहां पर रिटार्डेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, वेट वेट वेट,
बता रहा हूँ। वन सेकेंड, आई एम ऑल्सो थिंकिंग जॉस्टली, ठीक है, वेट लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। देखो क्या है ना, यहाँ पर हम टाइम जैसे ही बढ़ाते जा रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये रिटार्डेशन है, राइट। इसका मतलब ये है कि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, दैट इज राइट, ठीक है। और यहाँ से एक और भी चीज पता चल रही है कि t इक्वल टू 0 पर जो हमारी वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, मतलब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, है ना। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पार्टिकल का जो मतलब वेलोसिटी तो इसकी डिक्रीज हो रही है। अब हमें यहाँ पर से ये देखना पड़ेगा कि पार्टिकल जो है, ठीक है, इसका वेलोसिटी है कितना, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, मैंने तो ग्राफ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही ड्रॉ किया था, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है बच्चों कि पार्टिकल, देखो मैंने वन डायमेंशन अलोंग एक्स लिखा है, इसका मतलब पार्टिकल जो है जा तो आगे ही रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग फर्दर, बट इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो एक टाइम आएगा से t इक्वल टू t1, तो एक टाइम आएगा t इक्वल टू t1 जहां पर पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक समय आकर पार्टिकल रुक जाता है। सो पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, वेरी गुड आंसर, है ना। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, मगर रिटार्डेशन हो रहा है, एक समय आएगा जहां जाकर वो रुक जाएगा। और अगर आगे और टाइम के बारे में बात करें तो फिर वो उसके बाद पीछे जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसे पीछे की तरफ खींचा जा रहा है, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ रिटार्डेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब बच्चों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्लियर है जयश्री? काफी बड़े बड़े डाउट्स हैं, ठीक है। और धीरज सर पहले एक्स में जाएगा स्पीड कम होते होते फिर 0 होने के बाद, हाँ करेक्ट। जयश्री सर अगर एक्स नीचे मतलब समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से। जयश्री आप ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, राइट? आई थिंक यू आर आस्किंग टू मी कि अगर ग्राफ ऐसा होता तो क्या होता। मेरे ख्याल से आप यही पूछ रहे हो कि ग्राफ अगर ऐसा होता तो क्या होता। एम आई राइट? आपका क्वेश्चन यही है क्या कि अगर ग्राफ ऐसा होता तो क्या होता, आप यही पूछ रहे हैं? ऐसे केस में पार्टिकल की जो स्पीड है वो नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा सॉरी, शायद आप अब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। यहां पर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, जब ये यहां पर पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब वो ये टर्निंग पॉइंट है, मतलब टाइम और ये हमारा हो गया वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ तो पार्टिकल यहाँ पर नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जब वो जाएगा, सो लेट्स कॉल दिस एज t1, ठीक है। तो ये यहाँ t1 टाइम है, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, स्लो होगा, और फिर उसके बाद ये पीछे की तरफ जो है जाना लगेगा, है ना। इट विल जस्ट स्टार्ट गोइंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो यहाँ पर बच्चों, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, और आप देख सकते हो सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, क्लियर टू यू? तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे कि पार्टिकल फिजिकली कैसा बिहेव कर रहा है, तो पार्टिकल फिजिकली ऐसा बिहेव कर रहा है। पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से वापस चला गया, और ये यहाँ पर उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली 0 भी हुई थी, आप देख भी सकते हो यहाँ पर भी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली 0 है, ठीक है। तो दिस इज द फिजिकल मीनिंग, फिजिकल व्यू, ठीक है। काफी अच्छा डाउट था आई थिंक, ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आप ध्यान से देखना। एस इक्वल टू एस यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, आपको ये बताना है कि इस ग्राफ को देखकर कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। u इक्वल टू 0, u इज नॉट इक्वल टू 0, और ऑप्शन सी इनसफिशिएंट डेटा।
स्लाइड बैक करना है, ठीक है, मैं स्लाइड बैक कर दूंगा, बाकी बच्चे इसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ठीक है, ओके बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है बताइए थोड़ा। ओके, ए लग रहा है बच्चों को, ठीक है, सिर्फ ओके देखो, ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है, चलो मैं बताऊं फिर आंसर क्या है। लग रहा है बहुत कंफ्यूजन हो गया है। इसका राइट आंसर है इनसफिशिएंट डेटा। देखो अगर मैं इसको एस को लिखता भी हूं तो एस इक्वल टू क्या है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं टी को जीरो करता हूं, ठीक है, तो भी एस जीरो होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो, चलो अब मैं मान लेता हूं कि यू जीरो था, यहां पर मैंने यू को नॉन जीरो रखा है। अब मैं यू को जीरो लगता हूं तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं टी को जीरो करता हूं तो अभी भी एस जीरो है। मतलब इस ग्राफ को देखकर नहीं बता सकते हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है या नहीं है। डिड यू गॉट इट? इस ग्राफ से हमें ये पता नहीं चलता है, दोनों में ही आपको, मतलब इस ग्राफ को देखकर बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि इनिशियल, अगर आपके दोनों ही केसेस में ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं, देखो अगर इसके केस में ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, सॉरी, इसके केस में अगर ग्राफ ऐसा बनेगा तो इसके केस में ग्राफ थोड़ा सा स्टीपर हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है आपको? कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस वाले के केस में ग्राफ थोड़ा सा स्टीपर हो जाएगा और ऐसे केस में ऐसा हो जाएगा। तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, मतलब आपको यहां से पता नहीं चलने वाला है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि काफी सारे क्वेश्चंस और भी हैं ग्राफ के, जो कि आपको मेरे पीडीएफ से पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया हुआ है, बुक बनाकर दी हुई है लैंडस्केप मोड में, ठीक है, या बुक से डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट अब मैं आगे चलने वाला हूँ क्योंकि अब हमें अपना टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों वो है रिलेटिव मोशन का, ठीक है। हम पढ़ाना तो बहुत कुछ चाहते हैं बच्चों, बट हमारे सामने एक समस्या है टाइम कंस्ट्रेंट की, ठीक है। हम हमें टाइम का खास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, टाइम कम है, सो दैट्स द मेन रीजन, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव मोशन है, अब अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो ये फिलहाल में हम जिस रिलेटिव मोशन की बात करेंगे ये नॉन रिलेटिविस्टिक है। कैसा है? नॉन रिलेटिविस्टिक है। नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब होता है जब स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है, उस केस में। चलो अब मैं आपको कुछ फंडामेंटल चीजें बताऊंगा जो चीजें आप लोगों को आगे चलकर बहुत 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 हेल्प करेंगी, ठीक है बच्चों। अगर ये हमारा घर है, ठीक है, हम यहां से आगे निकलते हैं तो हम हमारी स्पीड कैसे नापते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, तो हम यहाँ से निकले, हमने 2 मीटर एक सेकेंड में, एक 2 मीटर कवर किया और हमने टाइम देखा कितने टाइम में कवर किया, 2 सेकेंड में कवर किया। तो स्पीड कितनी हो गई? तो अगर हम अपनी स्पीड देखेंगे तो कितनी हो जाएगी स्पीड? 2/2, इसका मतलब है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं। तो ये जो स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में कहलाएगी? घर के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू होम। डिड यू गॉट इट? तो ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में कहलाएगी? घर के रिस्पेक्ट में कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अपना डिस्टेंस कहाँ से नापा है? घर के रिस्पेक्ट में नापा है। जैसे कि हमारे पास कोई फ्रेम है, एस फ्रेम है, जब हम आगे चलते हैं तो हम हमारी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से नापते हैं कि हमने 4 मीटर कवर किया कितने सेकेंड में? 4 मीटर 4 सेकेंड्स में। तो हमारी स्पीड कितनी हो गई एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में?
कितनी हो गई, 4/4 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो हमारी स्पीड किसके रिस्पेक्ट में कहला गई, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। समझ में आया। तो हम जब कहते हैं कि हमारी स्पीड एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, तो एस फ्रेम हमारा रेस्ट पर होता है और ये हमारा मूविंग होता है। ठीक है, ये हमने घर के रिस्पेक्ट में किया था, तो घर हमारा रेस्ट पर कहलाएगा और ये हमारा मूविंग कहलाएगा। ये बात समझ में आई बच्चों आपको, रेस्ट की और मूविंग की कहानी, कि कब कौन सी चीज रेस्ट पर कहलाती है और कब कौन सी चीज मूविंग कहलाती है। जिसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट किया जाता है वो चीज रेस्ट पर होती है, और जो चीज मूव कर रही है वो तो मूव कर ही रही है। ठीक है, हम जिसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं वो चीज है ना। तो ये जो स्पीड है दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, चलो अब आगे समझ में आएगा। देखो ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, बहुत काम की चीज बताने वाला हूं। ये मान लीजिए कि हमारा एस फ्रेम है। ठीक है, अब हम अपने बिल्लू को बुलाएंगे, तो ये हमारा आ गया बिल्लू, और ये हमारा आ गया टिल्लू। ठीक है, बिल्लू भी आ गया है और टिल्लू भी आ गया है। ठीक है, अब देखो ये एस फ्रेम के रिस्पेक्ट पे जो स्पीड है वो हो गई इसकी v। ठीक है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। ठीक है, इसकी जो स्पीड है u किसके रिस्पेक्ट में है, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। अब अगर मुझे पता लगाना है कि टिल्लू की स्पीड बिल्लू के रिस्पेक्ट में कितनी है, सो स्पीड ऑफ टिल्लू, तो जब अपन स्पीड ये लेते हैं ना, तो जब हम लोग ये वाली स्पीड ले रहे हैं उस समय पर क्या कहानी चल रही है, उस समय पर कहानी ये चल रही है कि ये रेस्ट पर है और ये किस पर है, मूविंग में है। ये दोनों मूविंग कहलाते हैं। अब बच्चों 2 मिनट यहां देखना। अब अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, टिल्लू की स्पीड अगर मैं बिल्लू के रिस्पेक्ट में निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, सो वेलोसिटी ऑफ बिल्लू, सो दिस बिल्लू एंड दिस इज टिल्लू, सॉरी उल्टा हो गया, एक्सचेंज कर दिया मैंने, दिस इज टिल्लू एंड दिस इज बिल्लू। अगर मैं यहां पर, ठीक है देखो इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड u है, बट अब अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर अगर टिल्लू की स्पीड बिल्लू के रिस्पेक्ट में निकालता हूं, तो ये रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं मैं ये भी समझा देता हूं। जैसे इसकी स्पीड va है और इसकी स्पीड, ये a की स्पीड va है और b की स्पीड क्या है, vb है, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर इसकी जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ टिल्लू विद रिस्पेक्ट टू बिल्लू लिखूंगा, तो ये हो जाएगा u माइनस वी, है ना, वेलोसिटी ऑफ टिल्लू माइनस वेलोसिटी ऑफ बिल्लू। तो इस स्पीड के लिए बिल्लू अपने आप रेस्ट पर चला जाएगा। आया समझ में आपको, सो फॉर दिस स्पीड इट विल गो टू रेस्ट। ठीक है, तो ये रेस्ट पर चला जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का। तो सबसे पहली चीज तो आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स मोशन पर हैं, ठीक है, तो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो मोशन में थे, तो बी की स्पीड अगर ए के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो दैट इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, और यहां पर देखिए यहां पर क्या है, और हम जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं, जैसे हमने इसकी वेलोसिटी बिल्लू के रिस्पेक्ट में निकाली तो बिल्लू रेस्ट पे हो गया और ये मोशन पे हो गया, एंड दैट गोज इनटू द मोशन। ये ठीक उस तरह है जैसे हमने ऊपर हमने आपको बताया था, जब हम घर के रिस्पेक्ट में स्पीड निकालते हैं तो घर रेस्ट पर हो जाता है। ठीक यहाँ पर भी उसी तरह से है, जब हम टिल्लू की स्पीड बिल्लू के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो बिल्लू रेस्ट पर आ जाता है। रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट एक बार और एक्सप्लेन करना है, देखिए मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं एक रिजल्ट है मैं आपको डायरेक्टली ही बता देता हूँ, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो रट लेना, ठीक है आगे के लिए। देखो ये ए है और ये है बी, ठीक है, इसकी स्पीड है वी ए, इसकी स्पीड है वी बी। अब ये किसके रिस्पेक्ट में है ये भी तो पता होना चाहिए, तो मान लीजिए कि एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज स्पीड आर विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम।
तो एस अब क्या हो गया, रेस्ट फ्रेम कहला गया, और रेस्ट फ्रेम को जिसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं उस फ्रेम को कहते हैं लैब फ्रेम या लेबोरेटरी फ्रेम कहते हैं, ठीक है। दैट फ्रेम इज कॉल्ड लैब फ्रेम और लेबोरेटरी फ्रेम। अब अगर हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि बी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में निकाल लें, तो आप b की स्पीड a के रिस्पेक्ट पे निकाल सकते हैं। तो जब हम b की स्पीड a के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, सो vb माइनस va। जब हम ये वाली स्पीड लेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीड, तो इस पर्टिकुलर स्पीड के लिए a रेस्ट पर आ जाएगा। आया समझ में? डिड यू गॉट इट? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो ठीक है, और नहीं आई है तो आप इसको रट लेना, आगे बहुत काम आएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन तो मेरे पास ढेर सारे हैं बच्चों, ठीक है, बट अब मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर अभी फिलहाल में, ठीक है। कल से हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो असाइनमेंट से करने हैं। असाइनमेंट्स में सारे क्वेश्चंस हमने पहले से ही डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग असाइनमेंट्स करोगे तो आप लोगों की क्लासिकल मैकेनिक्स इतनी मजबूत हो जाएगी कि नेट के एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कल छुट्टी रहेगी, मतलब परसों, परसों कल की छुट्टी है, मंडे फ्राइडे लीव है बच्चों, मंडे फ्राइडे छुट्टी। और ये बात तो जान ही लो कि प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है, बिना प्रैक्टिस किए इस दुनिया में कोई भी जो है वो, हाँ 2D और 3D, हाँ बिना प्रैक्टिस किए इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, इस बात को ध्यान रखना। इसका आंसर बताना है आपको, ये क्वेश्चन है जेस्ट का, कब आया था देख लेता हूं मैं थोड़ा, 2019। अगर आप करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, और नहीं करोगे तो थोड़ा सा नॉलेज कम हो जाएगा, और क्या, ठीक है। प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी बात है। प्रिया आंसर है बोल रहे हो, ठीक है, बताता हूं मैं आपको। बच्चों 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड के अंदर होगा, 1 सेकेंड में करो, कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। बताऊं मैं आपको, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलो सबसे पहले मैं ट्रिक से समझा देता हूं। देखो यार एक चीज बताओ, इन्होंने बोला है टाइम टेकन बाय ए टू ओवरटेक बी, तो आप ये बताओ कि यहाँ पर ये तो टाइम, इसका डायमेंशन तो टाइम इनवर्स है, ये भी टाइम इनवर्स है, ये भी टाइम इनवर्स है, और इसका है टाइम इनवर्स, इनवर्स दैट इज टी। तो यहाँ पर असली में टाइम तो सिर्फ डी ही है, तो आंसर ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस करते हो तो टाइम का डायमेंशन सिर्फ डी के पास ही है, तो टाइम डी ही है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा चीज बताता हूँ। तो हमसे बोला है कि 2 जॉगर्स हैं, एक जॉगर ए है। अब मैं आपको एक्चुअल मेथड से करके बताता हूँ, एक्चुअल मेथड। बच्चों एक चीज आप लोगों ने नोट की है कि गाइडेंस का फर्क पड़ता है, मतलब सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो, बट जब हम किसी की गाइडेंस में होते हैं ना, तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से क्लियर होते हैं, ठीक है। आप एक चीज नोट करना इस चीज को, गाइडेंस का बहुत फायदा होता है। 2 जोगर्स ए एंड बी, ठीक है, आर रनिंग एट ए स्टडी पेस अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। तो स्टडी पेस का मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। ए टेक्स सर बहुत, जहां बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर हम अपन 2 बच्चों को बिठा दें, ठीक है, एक विदाउट कोचिंग वाला, ठीक है, और दूसरा कोचिंग वाला ना, तो जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसमें और इसमें बहुत फर्क आ जाएगा, इसको बहुत सारी ट्रिक्स पता चल जाएंगी, और इसको सिर्फ उतना ही पता चलेगा जितना बुक में लिखा है। और बुक की लैंग्वेज तो आप लोग जानते हैं वो कैसी होती है, ठीक है सर, क्योंकि खुद पढ़ने से, डाउट से, और आप मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं जब नहीं बनता तो,
छोड़ो, फिर परेशान हो गए, छोड़ दिए। ठीक है सर, मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम सीएम के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। वेलकम समृद्धि, और आगे तो और अच्छे से क्लियर होंगे, क्वांटम के भी क्लियर होंगे और इसके भी होंगे। ठीक है देखो बच्चों, अब मेरी बात पर वापस आ जाते हैं अपन लोग। ठीक है तो देखो, मैं ये आखिरी क्वेश्चन है, 1 मिनट में समझा देता हूँ। देखिए, दो जोगर्स थे, एक साथ स्टार्ट किया, ए और बी दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, तो एक जोगर ये हो गया और एक जोगर ये हो गया। ठीक है, एक स्टडी ट्रैक में ये स्टार्ट करते हैं, तो इनको अपन अगल बगल लिख देते हैं। ऐसे पढ़ने के बाद तो हाँ ठीक है, तो ये हमने दो जोगर्स रख दिए जो एक सर्कुलर ट्रैक में घूमेंगे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला कि जो ए है, ए को टी टाइम लगता है और बी को टी बी टाइम लगता है टू कंप्लीट वन राउंड, एज्यूमिंग दैट दे स्टार्टेड टुगेदर, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू ओवरकम बी। ठीक है देखो मैं यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को फिर से पेस्ट कर रहा हूं ताकि हम इसको अच्छी तरह से आपको समझा सकें। ठीक है देखो, ये हो गया, तो एक जॉगर ये हो गया जो यहाँ पर ही खड़ा है और एक जस्ट उसके बगल में ही खड़ा है, ये एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि जो टी बी है, ठीक है, इसको ज्यादा टाइम लगता है और टी ए जो है उसे कम टाइम लगता है। इसका देखो, जिसको ज्यादा टाइम लगेगा उसकी स्पीड क्या है, स्लो है, मतलब वो धीरे धीरे चल रहा है, और ये फास्ट है। जिसको कम टाइम लगता है, ठीक है, राउंड कंप्लीट करने में, जिसको राउंड कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा वो फास्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, और ये स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ समय के बाद ए जो है वो आगे निकल जाएगा और बी उसके पीछे पीछे आएगा, है ना। बट अब इस क्वेश्चन में बोला है कि ए को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा। देखो ऐसे करे, कुछ समय के बाद क्या होगा, ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा जब ए इसके, एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, जब क्या होगा, बी यहाँ पर आ जाएगा और ए उसके पीछे से उसे ओवरटेक करने वाला होगा। समझ में आया बच्चों आपको। एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि ए तो आगे आगे भाग रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ए जो है वो बी के जस्ट पीछे आ जाएगा और उसे ओवरटेक ही करने वाला होगा। राइट, ऐसा जब हम दौड़ते हैं तो होता है ना, स्कूल लेवल में दौड़ लगाई है 200 मीटर 400 मीटर, है ना, 1000 मीटर की, तो जब अपन को एक स्टेडियम के 3 राउंड मारने होते हैं या 4 राउंड मारने होते हैं, तो कई बार जो मजबूत खिलाड़ी होता है वो अपने कमजोर खिलाड़ी को 2-3 बार ओवरटेक कर लेता है स्टेडियम में। आपने नोट भी किया होगा ये चीज, है ना। पता चला कि एक खिलाड़ी सीधा एक राउंड ही पीछे हो गया तो फिर उसका तो दिल ही टूट जाएगा, बोलेगा हे भगवान, अब तो मैं जीत ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो सीधे सीधे एक राउंड ही पीछे हो गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि ए को बी को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बी को बोलना पड़ेगा भैया बैठ जाओ, ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें, क्योंकि जब तक तुम दौड़ते रहोगे तो हम कहाँ तक, हम तुम्हारे पीछे टेप लेकर भागेंगे कि तुमने कितना दौड़ लिया। तो हम इसको क्या कर देंगे, रेस्ट पर कर देंगे। ठीक है, तो बी की जो एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा बी है, ठीक है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है मान लीजिए ओमेगा ए है। तो अगर हम चाहते हैं कि बी रेस्ट पर आ जाए, अगर हम चाहते हैं कि बी रेस्ट पर आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए की रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आया समझ में बच्चों। तो क्या होगा, इस प्रॉब्लम को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम बी को बोल दें कि भैया भाई साहब आप बैठ जाओ एक जगह शांति से, ताकि हम देख लें कि ए को यहाँ से यहाँ तक दौड़कर आने में कितना टाइम लगता है। क्योंकि जब तक बी दौड़ता रहेगा तो ये बहुत मुश्किल है पता लगाना, है ना। तो हमको बोलना पड़ेगा कि ये लो भाई कोल्ड ड्रिंक देना पड़ेगा इसको, एक बोलना पड़ेगा भाई ये लो कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक लो और आराम करो। हम जब तक ए दौड़ कर आ रहा है हम घड़ी में चेक करेंगे उसे कितना टाइम लगता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड ले लेंगे ए की बी के रिस्पेक्ट में, तो बी अपने आप कहाँ पहुंच जाएगा, रेस्ट पर। अब हमको क्या करना है, तो ये हमारा हो गया। तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बता रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। ठीक है, सो 2 पाई, ये ओमेगा कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू, होता है आपका, तो ये हमारा हो जाएगा
2 पाई अपॉन टी ए माइनस 2 पाई अपॉन टी बी। ठीक है, तो ये 2 पाई से कट जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास बचेगा 1 अपॉन टी ए माइनस 1 अपॉन टी बी इनवर्स। गॉट इट बच्चों, आ गया आंसर। हमने क्या किया, हमने बोला कि भैया बी भैया आप बैठ जाओ, हम टाइम कैलकुलेट कर लें, तो हमारा टाइम आ गया। सबको समझ में आ गया? सो यू कैन चेक इट विथ ऑप्शन डी। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये थी पूरी कहानी इस क्वेश्चन की। वैसे तो हमने 1 सेकेंड में सॉल्व कर दिया था, बट क्योंकि हमें रिलेटिव मोशन से सॉल्व करना था, इसलिए हमने थोड़ा डिटेल में किया है। तो जी सर, जब हम ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या आंसर? मुझे ये समझ नहीं आया समृति, आपने जो लिखा है सर। जब सर हैंड रेस कर लीजिए, हैंड रेस समृति, प्लीज रेज हैंड। ठीक है, मैं समझने की कोशिश तो कर रहा हूँ, बट आप हैंड रेस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो हैंड रेस हो गया। हाँ समृति बताइए। नहीं सर, डाउट नहीं है, बट ये पूछ रही हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, अगर हम यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे क्या आंसर सेम आएगा? आपका कहना है कि हम ए को बैठा देते हैं और बी को दौड़ा देते हैं, राइट? जी सर, अगर ऐसा करें तो। और बोल देते हैं बी वाले भाई साहब को कि दौड़ो, है ना? तो एक्चुअली में ना ये जेन्यून तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये जेन्यून नहीं होगा क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है और बी की स्पीड कम है। ये स्लो है और ये फास्ट है। तो जी ऐसा सर। होना एक्चुअली में फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा करने में नेगेटिव टाइम मिलेगा, ओके। है ना? तो आपका वही है जो हमको यहाँ पर ये यहाँ पर बी मिलेगा, फिर यहाँ पर ए मिलेगा, तो नेगेटिव हो जाएगा टाइम। मतलब ये जो टी कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो फिजिकली इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट? जी सर। सर अगर इन केस हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, तो जिसकी वेलोसिटी कम होगी हम उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे फिर? हाँ, उसको रेस्ट पर ला दो। जो जिसकी स्पीड कम है उसको रेस्ट पर कर दो, और जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको मूविंग में डाल दो। ठीक है, मतलब ओके। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि ए फास्ट था, जी। तो ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में दो, है ना? सो जस्ट टेक वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ऐसा करने से क्या होता है, इस स्पीड के लिए ए मूविंग हो जाएगा और बी रेस्ट पर चला जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, हो ओके, गया क्लियर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी सर। गुड। ठीक है, वंडरफुल, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर हमारा ये जो सेशन है वो मैं अब यहाँ पर एंड करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, ओके। सो आज की क्लास बस यहीं खत्म होती है। मनीषा हैंड रेस किया है, प्लीज इफ यू हैव डाउट्स लेट मी नो। ठीक है, आई थिंक मिस्टेक से हैंड रेस हो गया था मनीषा का। ठीक है, अच्छा, हाँ मनीषा बोलिए। मनीषा बताइए। अच्छा, मुझे लग रहा है इनका मिस्टेक। सर आई हैव ए क्वेश्चन। ओके मनीषा, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर क्वेश्चन। आपका हैंड रेस डिस्कनेक्ट हो गया है, मुझे बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। बच्चों क्लास बस यहीं तक है, अब मैं सिर्फ डाउट से क्लियर करूंगा। ठीक है, अगर किसी को जरूरी काम है तो जा भी सकते हैं, नहीं तो रुक भी सकते हैं। हाँ मनीषा, आपको हैंड रेस करना पड़ेगा। ये वाला था। सिप्रा ने हैंड रेस किया है। हाँ सिप्रा बोलिए। हेलो सर, आपने ग्राफ का जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना, हाँ वहाँ पे आप रिटार्डेशन है वो बता बता रही थी।
वो कैसे आप समझे जे वहाँ पे रिटार्डेशन है? इस वाले क्वेश्चन में नहीं नहीं, उसके आगे। हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला ये वाला, ये वाला। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, पहले वेलोसिटी ज्यादा है, हाँ। फिर वेलोसिटी की वैल्यू और कम हो गई। जब वेलोसिटी कम होती है इसका मतलब ये है, अगर कोई स्पीड कम हो रही है इसका मतलब ये है कि उसको उसका एक्सीलरेशन, मतलब उसको उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी स्पीड की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो देखो क्या रहता है, इस टाइप का है। तो 1 सेकेंड, देखो अगर हमारा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है और अगर हमारा एक्सेलरेशन भी इसी तरफ लगता है, ठीक है, हाँ। तो ऐसे केस में क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ऐसे में क्या होता है कि स्पीड बढ़ती है ना। और हाँ। अगर हमारा एक्सेलरेशन से ए डैश अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, स्पीड डिक्रीज होती है। तो जब हमारे स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ सर, गॉट इट। ठीक है ठीक है सर। ओके, गुड गुड, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। मनीषा आप हैंड रेस कर लीजिए प्लीज, ठीक है, हैंड रेस तो है आपका। मनीषा एक बार हैंड रेस कर लीजिए, आपका डिस्कनेक्ट हो गया है, प्लीज रेज हैंड। हाँ मनीषा बताइए। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर जो लास्ट ग्राफ क्वेश्चन आपने कराया, लास्ट लास्ट क्वेश्चन, ग्राफ सर, लास्ट ग्राफ चलता हूँ, लास्ट ग्राफ वाला जैसे लास्ट ये ग्राफ वाला, का था। ये वाला। हाँ सर। सर तो अगर ये पैराबोला, अगर हम यहाँ पे पैराबोला इक्वेशन लें सर, तो अगर सर हम लोग पैराबोला इक्वेशन से एस इज इक्वल टू एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, अगर सर हम वहां से v की वैल्यू और a की वैल्यू निकालते हैं और सर फिर b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में पुट करते हैं, तो सर वहां से तो u इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अच्छा आपका कहना है कि इस वाले से, राइट। हाँ सर, नहीं सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में रखते हैं सिर्फ सर, s इज इक्वल टू मतलब कि अच्छा सी v टी इक्वल स्क्वायर टू है। यू प्लस ए टी में, तो आप जी क्या जी। क्या करना चाहते हैं। तो सर अगर हम s इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर इक्वेशन ले, पैराबोला इक्वेशन s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी स्क्वायर। ठीक है। हाँ सर, सी तो सर अगर हम यहाँ से v निकालते हैं तो ये हमारा आता है 2ct, एंड सर अगर a निकालते हैं तो 2c आता है, और फिर अगर हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में रखते हैं तो सर यहाँ से तो हमारा u जो है 0 आ रहा है। तो सर ये इनसफिशिएंट डेटा यहाँ से कैसे सर प्रूफ होगा कि ये इनसफिशिएंट डेटा है यहाँ हाँ पे। चलो मैं समझ गया आपकी डाउट, देखिए ठीक है, समझते हैं इसको। तो इसके हिसाब से आपका जो वेलोसिटी है वो ये हो गया, एक्सेलरेशन ये हो गया, जी ठीक है। सर। तो वेट लेट मी जस्ट डू, तो मैं यहाँ पर 2ct लिख दिया मैंने, ठीक है, ओके। और फिर इसके बाद मैं करता हूँ u, और ये हो गया 2ct। तो आपका कहना है कि वेलोसिटी 0 आ रही है ना। जी सर। ओके सो वेट वेट, एक्चुअली मैं पॉइंट क्या है मैं समझ गया हूँ मैं आपका पॉइंट, ठीक है। देखिए आपने पर्टिकुलरली जो है आपने इस इक्वेशन को यूज किया है, राइट। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, ठीक है, आपने तो इसमें u को 0 ही कर दिया है स्टार्टिंग में, राइट। जी। मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं तो सिर्फ बोल रहा था कि मैं अगर आपको सिर्फ पैराबोला दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो पैराबोला तो एस इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर भी पैराबोला है और एस इक्वल्स टू ए टी प्लस सी टी स्क्वायर भी पैराबोला होता है, ये दोनों पैराबोला है। तो आप सिर्फ ग्राफ को देखकर पता नहीं लगा पाओगे, मेरा क्वेश्चन ये था। ओके ओके ओके। अगर मैं आपको एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन जब तक नहीं दूंगा तो आप पता नहीं लगा पाओगे, मेरा कहना ये है। ओके ओके सर, क्योंकि अगर हम ये बोथ आर इक्वेशन, सिमिलर, जी बोथ आर जी, सिमिलर। ओके सर, अगर इक्वेशन मेंशन हो तब हम ये चीज यहाँ पे हाँ कर अगर सकते हैं। आपको जैसे आपने ये क्वेश्चन मेंशन किया तब तो हमको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो कंपेयर भी करके निकाल सकते हैं ना उसको कि u 0 है, जी जी। ठीक है। सो बट क्वेश्चन अच्छा था, गुड, थैंक यू सर। ओके सर। वेलकम वेलकम, वेरी नाइस क्वेश्चन, गुड। ओके सर। सो ओके, ठीक है, ओके मनीषा आपने एंड से डिस्कनेक्ट कर देना, ठीक है, गुड। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं वीडियो, ठीक है, आज का क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट क्लास हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा। एक हैंड रेज हमारे पास फिर से आया है, प्रिया का। हाँ प्रिया बताइए।
हाँ प्रिया बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। सर मुझे एमपी सेट का पूछना था कि उसमें क्वेश्चन किस तरह आते हैं। देखो एमपी सेट का जो है उसमें आपको मैंने आपको बताया है कि एमपी सेट के लिए आप गेट के क्वेश्चंस करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ओनली गेट का? नहीं सिर्फ देखो गेट के आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जब मैंने अपने टाइम पर सेट दिया था तो गेट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हुए थे उस समय पर, है ना। हम आज की डेट में नहीं बोल सकते कि आज की डेट में क्या होगा, ठीक है। पेपर हो सकता है टफ भी आ जाए, पेपर हो सकता है इजी भी आ जाए। हमेशा तैयारी अच्छी ही रखनी चाहिए। बट अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हो तो आप एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि गेट के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर लीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और सर जिसका पेपर फर्स्ट रहता है उसमें भी मार्क्स मतलब लाना फर्स्ट है पेपर कंपलसरी तो होता है मैं जैसे? नहीं भूल चुका हूँ कि फर्स्ट पेपर एक्चुअली में उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि मुझे भी काफी समय हो गया क्वालिफाई किए, 2018 में क्वालिफाई किया था। तो इसमें फर्स्ट पेपर में जो मुझे याद है हल्का हल्का कि क्या आया था, तो इसमें मुझे याद है कि पैसेज वगैरह आए थे, मतलब नहीं इंग्लिश। तो फर्स्ट पेपर को रीड करते थे कि ऐसे ही नेट की जैसे कि उसका ऑप्शनल रख देते हैं, जो हमारा मेन फोकस रहता है वो हमारे मेन सब्जेक्ट। आपकी आवाज ब्लर हो रही है, आप मुझे फिर से कमेंट करके बताइए आप क्या बोल रहे हैं, मतलब फिर से बताइए क्या बोल रहे हैं। सर अब आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ हाँ अब आ रही है मुझे आवाज। हाँ प्रिया बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। प्रिया आपकी आवाज। प्रिया एक काम कर लीजिएगा, मैं आपको एक अच्छा सजेशन देता हूँ। आपके शायद आपके एरिया में नेटवर्क अच्छा नहीं है। क्लास हम एंड कर देते हैं, आप मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। मैं एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक यूट्यूब वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपको और कुछ पूछना हो तो मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि यहाँ आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है प्रिया। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, क्लास के बाद कॉल कर लेना, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।